हेलो गाइस। तो आई होप आपने इस सीरीज का पहला लेक्चर जो है वो अटेंड किया होगा और आपने सेल बायोलॉजी के अपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ वाला जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन सीख लिया होगा। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे वीडियो चैनल के ऊपर या फिर मेरे चैनल और वीडियो के ऊपर, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि सबसे पहले आप इसका पार्ट 1 जाके देख लीजिए। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया है आपके प्रोग्राम सेल डेथ और अपोप्टोसिस का। ये उसी के कंटिन्यूएशन में हमारा पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे कि किस तरीके से आपके सेल जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ या अपोप्टोसिस का मैकेनिज्म फॉलो करती है। ठीक है। तो जिन्होंने भी वो पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक बार आप पहले वाला पार्ट 1 देख कर आइए, देन उसके बाद इसके कंटिन्यूएशन में आप पार्ट 2 देखिए। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, जो कि है सेल बायोलॉजी का पूरा कोर्स हमारा चल रहा है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इसमें मैं CSIR नेट JRF 2023 जून के लिए आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे वीडियोस आपको अवेलेबल करा के जाऊंगी। ठीक है। तो पहला टॉपिक हमने जो चूज किया हुआ है वो है हमारा प्रोग्राम सेल डेथ यानी अपोप्टोसिस। उसी में हम लेक्चर 1 का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम बढ़ते हैं पार्ट 2 यानी मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को याद होगा कि हमने अपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ की जब बात की थी तो कुछ इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोटिक प्रोटीन की पहले बात की थी, प्लस हमने उसके बाद में नेक्रोसिस, सबसे पहले प्रोसेस देखा था पूरा कि प्रोग्राम सेल डेथ कैसे होती है, देन उसके बाद में आपके प्रोग्राम सेल डेथ प्लस नेक्रोसिस, ये दोनों प्रोसीजर के बारे में डिफरेंस हमने सीख लिया था। तो आते हैं इससे आगे, और इससे आगे हमारे सबसे पहले जो पार्ट आता है दैट इज पाथवेज ऑफ अपोप्टोसिस। ठीक है। अपोप्टोसिस के बारे में अब हम 3 पाथवेज पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आपके 3 वेज हैं जिसके थ्रू आपके अपोप्टोसिस का पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहला जो आपके प्रोसेस है दैट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है। सेकेंड जो प्रोसेस है दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे, एंड देन थर्ड जो प्रोसेस है वो एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस है जिसका नाम है ग्रेंजाइम बी पाथवे। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखिए 8, 9, 10 ये लिखे हैं। आप इसको कैसे भी पढ़ें, एक्सट्रिंसिक पहले पढ़ लें, इंट्रिंसिक पहले पढ़ लें, ग्रेंजाइम पहले पढ़ लें, आप समझ लीजिए, लेकिन आपको लर्न इसी तरीके से करना है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, देन ग्रेंजाइम, क्योंकि इसमें आपको ये नंबर याद आसानी से हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 8 हो गया आपका, 9 हो गया, और आपका यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है। अब ये क्या है 8, 9, 10, आपको ध्यान होगा तो सबसे पहले जब हमने सेल की बात की थी, मैं यहाँ पे पेन लेती हूँ, ये हमने सेल की बात की थी, इस तरीके से सेल बनाई थी, एंड देन उस सेल के अंदर हमने यहाँ पे छोटे छोटे प्रोटीन्स बनाए थे, और वो प्रोटीन क्या बना रहे थे, इस सेल का पूरा साइटोस्केलेटन बना के जा रहे थे। इनको किल करने के लिए याद कीजिए कौन एंजाइम आया था, कैस्पेसेज आया था। तो ये कैस्पेसेज के ही टाइप्स हैं। ये है आपका कैस्पेसेज 8, एंड देन ये है आपका कैस्पेसेज 9, और ये है आपका कैस्पेसेज 10। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर कौन सा कैस्पेसेज काम में आता है, तो आता है 8 काम में। इंट्रिंसिक के अंदर 9 कैस्पेसेज काम आता है, और ग्रेंजाइम पाथवे के अंदर 10th वाला जो आपके कैस्पेसेज होता है, कैस्पेसेज 8, कैस्पेसेज 9 एंड कैस्पेसेज 10 जो है वो काम आते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे जाने के बाद ये तीनों ही एंजाइम्स क्या करते हैं, आपके प्रोकैस्पेसिस 3 को 3 में कन्वर्ट कर देते हैं, कैस्पेसिस 3 में कन्वर्ट कर देते हैं, और कैस्पेसिस 3 अल्टीमेटली आपके पूरी सेल के अंदर डिग्रेडेशन शुरू कर देता है। कैसे डिग्रेडेशन शुरू कर देता है, एक तो ये पूरे के पूरे साइटोस्केलेटन को आपके डिग्रेड कर देगा, प्लस उसके साथ कैस्पेसिस एक्टिवेटेड डीएनए को ये एक्टिवेट करके जो डीएनए है इस सेल का उसको भी डिग्रेड कर देगा। जिन लोगों को भी रिकॉल नहीं हो रहा, मैं आपको वो स्लाइड दिखाती हूँ एक बार।
जो हमने ये प्रोसेस देखा था। आई होप आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे ये देखिए ये कैस्पेसिस था, ये प्रोग्राम सेल डेथ, चाहे एक्सट्रिंसिक हो चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे आपके ग्रेन्जाइम बी पाथवे हो, ये तीनों में ही फॉलो होगा, ये तीनों का ही प्रोसीजर है, प्रोसेस होगा आपके प्रोग्राम सेल डेथ। तो यहाँ पे याद कीजिए, यहाँ पे कैस्पेसिस आया था, उसने इस प्रोटीन को डिग्रेड किया था, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कैस्पेसिस एक्टिवेटेड डीएनएज आए थे, इन्होंने क्या किया था, इस डीएनए को डिग्रेड किया था। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन सा कैस्पेसिस आएगा, 8 आएगा, इंट्रिंसिक में कौन सा आएगा, 9 आएगा, ग्रेन्जाइम में कौन सा आएगा, आपके 10th वाला जो कैस्पेसिस है वो आएगा। और ये तीनों ही कैस्पेसिस अल्टीमेटली प्रो कैस्पेसिस 3 को 3 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि एक एंजाइम की प्री वाली फॉर्म को एंजाइम की एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये नॉन एक्टिव फॉर्म थी, ये तब तक आपके एक्टिवेट नहीं होगी जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगी, ये एक्टिवेट हो गए फिर ये तीनों के तीनों इसको एक्टिवेट कर देंगे, और उसके बाद कैस्पेसिस 3 जो है वो पूरा का पूरा आपका ये प्रोसीजर जो है ये करवा देगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में ही आपके कैस्पेसिस आया था, कैस्पेसिस के कारण ही तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस शुरू हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन हमारे पास प्रोसीजर है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एंड ग्रेन्जाइम बी पाथवे, ठीक है। स्टार्टिंग जो है इनकी वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग इनकी क्या है, यहाँ पे एक्सट्रिंसिक की 8 से हो रही है, इंट्रिंसिक की 9 से हो रही है और ग्रेन्जाइम की 10 से हो रही है, लेकिन एंडिंग जो है वो तीनों की ही सेम है। लास्ट में तीनों ही आपके प्रो कैस्पेसिस 3 को 3 में कन्वर्ट करके जाएंगे, और वो कैस्पेसिस 3 जो है वही अल्टीमेटली पूरा अपोप्टोसिस वाला प्रोसीजर जो है वो फॉलो करवा के जाएगा। अब चलते हैं एक एक को देखते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, ग्रेन्जाइम पाथवे में क्या होता है। क्योंकि हम यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसआईआर की, तो इतना तो हमको पढ़ना जो है वो तो हमारे लिए कम होगा। अब हमको डिटेल में देखना होगा कि इस पाथवे में क्या होता है, इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम एक्सट्रिंसिक पाथवे में, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने एक सेल बनाई है, इसको यहाँ से अलग कर दीजिए, कि आप ये मत सोचिएगा कि ये टूटी हुई सेल है, ये कंप्लीट सेल है एक। ये मैं इसको पूरा का पूरा बना देती हूँ, ये आपके एक सेल है, ठीक है। ये मैंने सेल बनाई है पूरी की पूरी एक, ठीक है। इस सेल में एक्सट्रिंसिक यानी मतलब एक्सटर्नल तरीके से कोई ना कोई स्टिमुलाई आएगा, देन एक्सटर्नल तरीके से कोई स्टिमुलाई आके आपके एक्टिवेट करेगा प्रोग्राम सेल डेथ को। तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रिंसिक पाथवे के पास में अपना एक सेल के अंदर डेथ रिसेप्टर होता है, ये देखिए क्या है, ये डेथ रिसेप्टर है आपका। इस डेथ रिसेप्टर पे ये जो डी डी करके दिख रहा है ये है आपका डेथ डोमेन। क्या है ये आपका, ये है आपका डेथ डोमेन। क्लियर, यहाँ पे आपका ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है जिसके अंदर एक डेथ रिसेप्टर है, और डेथ रिसेप्टर के बाद में आपका क्या है, यहाँ पे डेथ डोमेन है, ठीक है। अब डेथ डोमेन के टाइप्स बताए हैं, रिसेप्टर्स के टाइप बताए हैं, चाहे फास्ट रिसेप्टर हो, ट्रेल रिसेप्टर हो, टीएनएफ रिसेप्टर हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डेथ डोमेन के टाइप हैं या डेथ रिसेप्टर के टाइप हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी नाम क्वेश्चन में आए इसका मतलब कौन सा पाथवे फॉलो कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम प्रोग्राम सेल डेथ के लिए फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात बोलते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये आपका डेथ रिसेप्टर था, इस डेथ रिसेप्टर पे ये देखिए यहाँ पे एक फास्ट लाइगेंड आके बाइंड कर गया, देखिए ये वाला जो है फास्ट लाइगेंड है, और ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे बाइंड कर गया, ये रिसेप्टर था और यहाँ पे फास्ट लाइगेंड ने बाइंड कर लिया। अगर ये फास्ट रिसेप्टर है तो फास्ट लाइगेंड के बाइंड होने से एक्टिवेट होगा, अगर ये ट्रेल रिसेप्टर है तो ट्रेल लाइगेंड के बाइंड करने से एक्टिवेट होगा, अगर ये टीएनएफ रिसेप्टर है तो ये टीएनएफ लाइगेंड के बाइंड करने से एक्टिवेट होगा, ठीक है। जैसे ही इसने बाइंड किया, अब इसके अंदर पूरा सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ, सिग्नल गया इसको कि अब किससे बाइंड कर लेना है आपको, आपको फैड यानी कि फास्ट एसोसिएटेड डेथ
डोमेन, ठीक है। फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन जो है इससे आके ये बाइंड कर जाएगा। जैसे ही रिसेप्टर के पास लाइगेंड बाइंड करेगा, इस सेल को सिग्नल जाएगा कि इस डेथ डोमेन से किसकी बाइंडिंग करा दो, ये आप फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन की बाइंडिंग करा दो। यहाँ पे ये चीज दिख नहीं रही आपको, ये है डिस्क, इसको पूरे ये जो यहां से लेके ये जो इसकी बाइंडिंग होती है प्लस उसके बाद फिर ये आपके कैस्पेसिस को एक्टिवेट करता है, देखिए यहां तक, इसको बोला जाता है आपके डिस्क, DISC। और C, मुझसे लिखा नहीं जा रहा है इसमें, DISC, ठीक है। डेथ इंड्यूसिंग स्टिमुलेटिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्या बना है, डेथ इंड्यूसिंग स्टिमुलेटिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है, क्योंकि अब ये क्या करा के जाएगा, ये चीज अब ये इस सेल की डेथ करा के जाएगी। रिसेप्टर से लाइगेंड ने बाइंड किया, अब इसके बाद सिग्नल गया कि किससे बाइंड कर लेना है, ये डोमेन को बाइंड कर लेना है। ये डोमेन जैसे ही यहाँ बाइंड होगा, इस सेल के अंदर प्रोकैस्पेसिस 8 जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा कैस्पेसिस 8 के अंदर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, ये इसकी नॉन एक्टिव फॉर्म है, ये नॉन एक्टिव फॉर्म है, और इसी की एक्टिव फॉर्म क्या है, कैस्पेसिस 8 है, ठीक है। जब तक ये सेल के अंदर काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको प्रोकैस्पेसिस 8 बोलते हैं। जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है कैस्पेसिस 8। और ये एक्टिवेट करने का काम किसने किया, ये किया जब इन दोनों की बाइंडिंग हो गई। इसके बाद में कैस्पेसिस 8 क्या करता है, देखिए याद कीजिए, हमने पहले ही देखा कि अल्टीमेटली एक्सट्रिंसिक में कौन सा कैस्पेसिस काम आएगा, 8, और 8 क्या करेगा, प्रो कैस्पेसिस 3 को कैस्पेसिस 3 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे भी देखिए प्रो कैस्पेसिस 3 को आपके 3 में कन्वर्ट कर दिया, यानी नॉन एक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और अब कैस्पेसिस 3 का फंक्शन आप पहले ही समझ चुके हैं, ये पूरे के पूरे साइटोस्केलेटन को डिग्रेड कर देगा, एंड देन उसके बाद में कैस्पेसिस एक्टिवेटेड डीएनए जो है, जो डीएनए को भी डिग्रेड कर देंगे। साइटोस्केलेटन को डिग्रेड कर दिया मतलब पूरी सेल को डिग्रेड कर दिया, और अंदर के डीएनए को भी डिग्रेड कर दिया, इसका मतलब पूरी की पूरी सेल जो है अब खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये पूरा देखिए एक तरीके से पूरी प्रोग्रामिंग के साथ ये पूरा काम हुआ है। ये मैंने यहाँ पे डिस्क ही लिखा था, डेथ इंड्यूसिंग स्टिमुलेटिव कॉम्प्लेक्स आपका, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्क वाला ही चीज लिखी हुई है जो कि शो नहीं हो पा रहा है, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे डिस्क ही, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है जो कि डेथ को इंड्यूस कर रहा है, ऐसा स्टिमुलेट करने वाला कॉम्प्लेक्स है ये पूरा का पूरा, क्योंकि इसी की वजह से प्रोकैस्पेसिस 8 में कन्वर्ट हुआ, देन प्रोकैस्पेसिस 3 में कन्वर्ट हुआ, एंड देन उसके बाद में अल्टीमेटली कैस्पेसिस 3 ने क्या कर दिया, आपके अपोप्टोसिस करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज हमारे लिए जो आती है वो है डिकॉय रिसेप्टर। आपको जानना जरूरी है कि ये डिकॉय रिसेप्टर क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। यहाँ पे देखिए मैंने रिसेप्टर इस तरीके से बनाया है, इसका ऊपर वाला पार्ट भी है तो इसका पार्ट सेल के अंदर भी जा रहा है, लेकिन जब रिसेप्टर का पार्ट अंदर वाला पार्ट जो साइटोसोलिक डोमेन होना चाहिए था, इसके अंदर सेल के अंदर आने वाला जो पार्ट है वो एब्सेंट हो, तो क्या ये पूरा का पूरा सिग्नल दे पाएगा वो। जब यहां से तो चलो लाइगेंड ने बाइंड कर लिया, लेकिन ये वाला पार्ट तो प्रेजेंट ही नहीं है ना उसके अंदर। देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है, इनकेस साइटोसोलिक डोमेन ही एब्सेंट है इसके अंदर, तो आपके सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं कर पाएगा अपोप्टोसिस का। यहाँ बाहर से मान लो कि कोई लाइगेंड यहाँ पे आके देखिए बाइंड कर गया, ये लाइगेंड बाइंड कर गया, लेकिन ये लाइगेंड कहाँ जाएगा, सिग्नल कहाँ दे, इसका तो साइटोसोलिक डोमेन ही नहीं है। तो ऐसे रिसेप्टर जिनके साइटोसोलिक डोमेन प्रेजेंट नहीं होते हैं उनको कहते हैं हम डिकॉय रिसेप्टर। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, तो आप ध्यान रखिएगा डिकॉय रिसेप्टर क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बनते हैं, तो जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखेंगे तब हम देखेंगे किसी भी प्रोटीन के बनने की प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पूरी प्रोसेसेस जब उसमें आएंगी तो अल्टीमेटली स्प्लाइसिंग भी आएगी।
लास्ट स्टेप्स में स्प्लाइसिंग भी होती है, लेकिन स्प्लाइसिंग में कुछ गड़बड़ी हो जाने की वजह से, या पहले जो आपके स्टॉप कोडोन बाद में आना था लेकिन पहले ही आ गया, ये एक प्रोटीन ही तो है, ये जो आपके रिसेप्टर है ये भी क्या है, प्रोटीन से ही बना है। तो मान लीजिए कि ये रिसेप्टर ऐसा बनना था, इतना बड़ा ये रिसेप्टर आपके बनना था, ठीक है। तो ये इसके यहां तक का प्रोसीजर जब बन चुका, तभी क्या आ गया, स्टॉप कोडोन आ गया। तो इससे आगे वाले पार्ट को तो बनाया ही नहीं सेल ने। तो ये किसके थ्रू बनते हैं ऐसे डिकॉय रिसेप्टर, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग के थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, डिकॉय रिसेप्टर क्या होते हैं, ये पूरा आपका था एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, एक्सट्रिंसिक के बाद देखते हैं क्या है। चलिए, एक्सट्रिंसिक के बाद अब हम आते हैं ग्रेंजाइम पाथवे पे, ठीक है। हम पहले इंट्रिंसिक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले हम ग्रेंजाइम देख लेते हैं, फिर हम इंट्रिंसिक पे आएंगे। आपको डायग्राम अगर ध्यान है तो ये देखिए, एक्सट्रिंसिक में कैस्पेसिस 8 के बारे में हमने सीखा, अब ग्रेंजाइम में हम कैस्पेसिस 10 के बारे में सीखने जा रहे हैं। ये देखिए आपका ग्रेंजाइम पाथवे। इसके अंदर क्या होता है कि ये आपकी एक सेल है, इसको भी मैंने कवर नहीं किया है, यहाँ से कवर कर देते हैं, एक मिनट। इसको पूरा का पूरा आप बना सकते हैं इस तरीके से, ये आपकी पूरी ये सेल है, ठीक है, ये पूरी की पूरी सेल है। चलिए, ये दो सेल मैंने यहाँ पे बनाई है। ये देखिए, फर्स्ट सेल जो है इसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वायरस ने इन्फेक्ट किया, तो आप सबको ये बात ध्यान रखनी है कि वायरल इन्फेक्शन इतना ज्यादा एडवांस होता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि जैसे ही वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट करता है, वो सेल उस वायरस के प्रोटीन को बनाने लग जाती है, ठीक है। वायरस तो अपने प्रोटीन बना ही रहा है, लेकिन ये सेल का जो डीएनए है जो अपने प्रोटीन्स को बनाना था, मतलब इसके जितने भी फैक्टर्स जिसको इसका डीएनए जो है वो एक्सप्रेस करना था, उसकी जगह ये भी क्या कर रहे हैं, अपने डीएनए को छोड़ के वायरस के प्रोटीन को आपके क्या करते हैं, एक्सप्रेस करके जाते हैं। चलो भाई, ये एक सेल थी, ये पूरी की पूरी सेल नंबर 1 है, इसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर क्या बनने लग गए, वायरल प्रोटीन बनने लग गए। जैसे ही वायरल प्रोटीन बनने लग गए, ये वायरल प्रोटीन MHC1, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अगर आपको नहीं भी आता तो इम्यूनोलॉजी में आपको क्लियर हो जाएगा कि MHC1 क्या होता है। जिन भी बच्चे को नहीं पता, अभी सिर्फ इतना समझे कि ये जो रिसेप्टर यहाँ लगाया हुआ है हमने, ये दिख रहा है, ये वाला रिसेप्टर, इसका नाम है भाई MHC1, ठीक है। जैसे ही ये सेल वायरस का प्रोटीन बनाएगी, अब ये उस प्रोटीन को किसके थ्रू बाहर दिखाएगी, ये देखिए, वायरल प्रोटीन इस रिसेप्टर के थ्रू इस सेल से बाहर चले जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वायरस ने इस सेल को इन्फेक्ट किया, ये पूरी की पूरी सेल आपकी इन्फेक्ट हो गई, और अब इन्फेक्ट होने के बाद ये खुद क्या बना रही है, वायरस के प्रोटीन बना रही है, और इस प्रोटीन को ये MHC1 के थ्रू यहाँ पे देखिए ये शो करके जा रही है, ठीक है। जैसे ही इस सेल ने वायरल प्रोटीन को शो किया MHC1 के थ्रू, तो इस दूसरी सेल के अंदर सिग्नल गया, ठीक है। इसने भी पहचाना, देखिए वायरल प्रोटीन है, अभी तक तो कोई वायरस का प्रोटीन नहीं था, लेकिन अब इस सेल के पास क्या है, वायरस का प्रोटीन है। तो इस सेल ने इस बात को पहचाना, और इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर सिग्नल गया कि भाई सामने वाली जो सेल है वो तो आपके इन्फेक्ट हो चुकी है। इसके अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ, इस सेल को पता चल गया कि ये वाली सेल जो है ये आपके वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। तो इसके अंदर फिर कुछ चीजें हुई, प्रोसीजर पूरा का पूरा सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ। सिग्नल ट्रांसडक्शन के बाद में इसने देखिए एक वेसाइकल में कुछ सामान बनाया है, ये कुछ आपके लकड़ी जैसी चीजें हैं और कुछ डॉट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये दो पैकेजिंग की है, इसने दो मटेरियल की पैकेजिंग की है इस पूरी सेल ने, क्योंकि इसको सिग्नल मिला है कि भाई सामने वाली सेल जो है वो तो वायरस से इन्फेक्ट हो गई है, तो अब कैसे बचे, तो इसने ये मटेरियल बनाया है सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू, क्योंकि इस सेल को सिग्नल ही मिला कि ये चीजें बनाओ। ये बनाने के बाद इसने वेसाइकल में कवर कर दिया, कवर करके अब ये वेसाइकल को अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके ये सारा मटेरियल जो है देखिए इसको बाहर कर देती है, ठीक है। ये सारा मटेरियल आपके कहाँ आ जाएगा, अब ये बाहर आ गया, और बाहर आते ही ये जो इसके लाइन लाइन वाले पार्ट थे, इसने ये पूरी की पूरी ट्यूब बना ली, किस सेल में,
जो सेल आपके वायरस से इन्फेक्ट हुई थी उस सेल के अंदर इसने ये ट्यूब पूरी की पूरी बना ली, और इस ट्यूब के थ्रू आपके जो ये रेड वाले ये जो छोटे छोटे पार्ट है ये इस सेल के अंदर चले जाएंगे। और ये छोटे छोटे पार्ट क्या है, ये रेड से मैं बना देती हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं हम इसको। ये रेड से जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये आपके ग्रेंजाइम बी है, ठीक है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके नाम है ग्रेंजाइम बी, कुछ फैक्टर्स हैं। ये ग्रेंजाइम बी कहाँ से आए हैं, इस सेल से आए हैं, लेकिन इस सेल को ये बनाने का सिग्नल किसने दिया, ये इसी सेल ने दिया है, ठीक है। ये वायरल के प्रोटीन को पहचानने के बाद ही इसमें ये सिग्नल गया कि भाई हमको ये बनाना है, और फिर ये इसके थ्रू ये पूरी की पूरी ट्यूब जो है इसका नाम हो गया परफोरिन, एंड देन इससे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इधर आ गए जिनका नाम था ग्रेंजाइम बी। इस ग्रेंजाइम बी ने प्रोकैस्पेसिस 10 को 10 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सिंपल इसकी इनएक्टिव फॉर्म थी पहले, जिसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इसने प्रोकैस्पेसिस 3 को आपके 3 में कन्वर्ट कर दिया। और ये तो आप सब अभी समझ गए होंगे प्रोकैस्पेसिस 3 क्या कैस्पेसिस 3 क्या करता है, अपोप्टोसिस करवाता है। ये वही कैस्पेसिस है जो साइटोस्केलेटन के पास में जितने भी प्रोटीन्स होंगे उन सबको डिग्रेड कर देगा। याद कीजिए डायग्राम इस चीज का ऐसे था, ये पूरी की पूरी सेल थी, यहाँ पे जितने भी आपके ये प्रोटीन्स थे इनको डिग्रेड कर देगा, प्लस आपके जो डीएनए वाला पार्ट था उसको भी डिग्रेड कर देगा, क्योंकि कैस्पेसिस एक्टिवेटेड डीएनए ये एक्टिवेट कर देगा। तो अल्टीमेटली सेल में क्या हो जाएगा, अपोप्टोसिस, यानी कि सेल जो है अब आपकी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये कौन सा पाथवे था, ये था आपका ग्रेंजाइम बी पाथवे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इंट्रिंसिक पाथवे पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगी, ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे की हम बात करते हैं, इसके थ्रू भी होना क्या है अल्टीमेटली, आपके अपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ। देखिए कभी भी रिएक्टिव O2 की स्पीशीज जो होती हैं वो जब सेल को इन्फेक्ट कर दे, या सुपर ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज ये सब केमिकल्स जो होते हैं, या कैल्शियम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में Ca+2 सेल के अंदर एंटर कर जाए, तो बैक्स एक प्रोटीन होता है जिसका डाइमराइजेशन हो जाता है। देखिए बैक्स सिंगल था, अब बैक्स 2 हो गया है, ठीक है। कभी भी रिएक्टिव O2 स्पीशीज सुपर ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज या कैल्शियम+2 जब एंटर कर जाते हैं सेल के अंदर, ये देखिए पूरी की पूरी ये सेल है, इसको भी हम अलग कर देते हैं, ये आपकी पूरी की पूरी एक सेल है, इसको आप ऐसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या किया है, सेल के अंदर रिएक्टिव O2 स्पीशीज एंटर कर गई, सुपर ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज या कैल्शियम जो है बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में एंटर कर गया, तो आपके बैक्स को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, बैक्स 2, यानी कि डाइमराइजेशन हो गया। जहां पे एक बैक्स था वहां पे क्या हो गए, अब बैक्स जो है 2 डाइमर बन गए उनके, ठीक है। अच्छा ये डाइमर बनना अच्छा है या बुरा है, देखते हैं अभी अच्छा है या बुरा है। यहाँ पे डाइमराइजेशन हो गया है, ये डाइमर जो होते हैं बैक्स के, ये परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर, ये देखिए ये मैंने क्या बनाया है, आपको इसका डायग्राम कुछ कुछ याद आ रहा होगा, जी हाँ ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी इनर मेम्ब्रेन देखिए पूरी की पूरी इस तरीके से इनवर्टली फोल्डेड होती है, जिसके अंदर साइटोक्रोम C थोड़ा बहुत अगर आपने बेसिक्स पढ़े हो तो ये सब चीजें। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी बनाना। एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है आपके एटीपी की फॉर्म में। तो ये देखिए ये जो बैक्स2 है ये आपके परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर है, यहाँ पे ये देखिए ये एक पोर ये दूसरा पोर, ठीक है। किसकी मेम्ब्रेन पे है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे है। उसके बाद में ये एंटर कर जाते हैं परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर के थ्रू, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा बैक्स2 के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने से देखो क्या होता है, यहाँ का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो खत्म हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो मेंटेन कर रखी थी वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जो मेंटेन कर रखी थी अगर उससे थोड़ा बहुत भी आपके इधर उधर चेंजेस आए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करना बंद कर देगा। और नॉर्मल कंडीशन में इसका काम
काम क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन करना। तो अब देखो ये BAX2 जैसे ही इसके अंदर गया, आपके मेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉस्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, और अब साइटोक्रोम सी बनाता कौन है, एटीपी। मेन रोल किसका है, साइटोक्रोम सी का है। ठीक है, तो ये साइटोक्रोम सी कह रहा है अब मैंने क्या नहीं करना, मैंने एटीपी बनाना ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये एटीपी तो नहीं बना रहा है, अब ये एटीपी नहीं बनाएगा, और ये क्या होगा, देखो ये वापस से एक पोर के थ्रू क्या हो गया, बाहर आ गया। अब आप खुद सोचो माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज के लिए जाना जाता है, एटीपी के फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पे ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एटीपी का फॉर्मेशन कर ही नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर जो एटीपी का फॉर्मेशन करने वाला था साइटोक्रोम सी, वो हमारा इस माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ गया। ठीक है, अब जैसे ही ये साइटोक्रोम सी बाहर आया, इसने दो काम किए। सबसे पहले तो इसने स्मैक, डीएब्लो, HTRB और ओमी, ठीक है, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें वैसे आपको ये नाम बस याद रखने, इन चार फैक्टर को बनाया। ठीक है, किसने, साइटोक्रोम सी ने। वो कहां से आया, BAX2 जैसे ही आपका एंटर किया माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया जो है गड़बड़ हो गया, उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पूरा मेम्ब्रेन पोटेंशियल गड़बड़ होते ही साइटोक्रोम सी कहता है अब मैं नहीं बनाऊंगा एटीपी, उसका मेन काम एटीपी बनाना था, और अब ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आते ही इसने बनाना शुरू कर दिया स्मैक, डीएब्लो, HTRB और ओमी। ठीक है, और इन सब ने क्या कर दिया, आईएपी को ब्लॉक कर दिया। आप याद कीजिए लेक्चर 1 के अंदर हमने देखा था आईएपी क्या होते हैं, इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोटिक प्रोटीन। ये क्या करते हैं, अपोप्टोटिक प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं, और अपोप्टोटिक प्रोटीन क्या करते हैं, अपोप्टोसिस करवाते हैं। अच्छा, इसने आईएपी को ही ब्लॉक कर दिया, तो आईएपी क्या एपी को रोक पाएगा क्या, अपोप्टोटिक प्रोटीन को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसको रोकने का ही तो काम करता था आईएपी। अब इसको रोक नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली आपका अपोप्टोटिक प्रोटीन जो है वो क्या कर देगा, अपोप्टोसिस कर देगा, या प्रोग्राम सेल डेथ करवा देगा। एक तो ये तरीका है जो साइटोक्रोम सी फॉलो करता है, लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका है जो साइटोक्रोम सी फॉलो करता है, और वो है अपोप्टोसोम बना के। ये देखो प्रोकैस्पेसिस 9 को लेगा, ये इसके साथ एक डीएटीपी बाइंड करेगा, इसके साथ APAF1 फैक्टर बाइंड करेगा, इसके साथ साइटोक्रोम सी जो है बाइंड कर जाएगा। ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन्होंने साइटोक्रोम सी के साथ बाइंड कर लिया, इसी फॉर्मेशन को हम कह रहे हैं अपोप्टोसोम। क्या कह रहे हैं, अपोप्टोसोम। अब ये पूरा जैसे ही बनता है ये कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एटीपी दिखाई दे रहा है आपको, देखिए इस एटीपी का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया, और इस हाइड्रोलाइसिस के साथ साथ प्रोकैस्पेसिस 9 जो है वो आपके अपनी एक्टिव फॉर्म प्रोकैस्पेसिस 9 कैस्पेसिस 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैस्पेसिस 9 अल्टीमेटली प्रोकैस्पेसिस 3 को कैस्पेसिस 3 में कन्वर्ट कर देगा, और कैस्पेसिस 3 हम स्टार्टिंग से देखते ही आ रहे हैं क्या कर रहा है, अपोप्टोसिस करवा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए जब भी कैल्शियम+2 सुपर ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज O2 रिएक्टिव स्पीशीज एंटर करती है सेल के अंदर, तो आपके बैक्स का डाइमराइजेशन हो जाता है, वो BAX2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो BAX2 जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया अपना मेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉस्ट कर देगा, और फिर साइटोक्रोम सी जो है, क्योंकि अब माइटोकॉन्ड्रिया अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है, उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल, भाई कोई भी चीज कहती है कि मैं इस एनवायरमेंट में काम करूंगी, अब वो एनवायरमेंट आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास रहा ही नहीं, तो वहां से साइटोक्रोम सी बाहर चला जाएगा, देन यहाँ पे इन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देगा जो कि ब्लॉक कर देंगे आईएपी को, और आईएपी एपी को ब्लॉक नहीं कर पाएगा अपोप्टोटिक प्रोटीन को, तो अल्टीमेटली क्या कर देंगे, अपोप्टोटिक प्रोटीन अपोप्टोसिस करवा देंगे, और सेकंड चीज ये अपोप्टोसोम बना लेंगे जो कि प्रोकैस्पेसिस 9 को अपनी एक्टिव
फॉर्म कैस्पेसिस 9 में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि प्रो कैस्पेसिस 3 को अपनी एक्टिव फॉर्म कैस्पेसिस 3 में कन्वर्ट कर देंगे और अल्टीमेटली सेल के अंदर क्या हो जाएगा, अपोप्टोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा पाथवे था एक्सट्रिंसिक, जिसमें हमने डेथ रिसेप्टर की बात की। इसके बाद था ग्रेंजाइम, जिसके अंदर हमने इस तरीके से पूरा एक सेल दूसरे को सिग्नल दे रही है कि इन्फेक्टेड हो गई हूं भाई, हमको मार दो। उसके बाद इसके अंदर ये चीजें बन रही है और वापस इस सेल को मारा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में आता है इंट्रिंसिक पाथवे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का आपके बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारे जो 3 पाथवे थे, ये थे आपके किस चीज से रिलेटेड पाथवे, ये पूरे के पूरे आपके थे अपोप्टोसिस यानी कि आपके प्रोग्राम सेल डेथ के 3 पाथवे। ठीक है, आप इनको जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे ना, उतना ही आप पार्ट सी के क्वेश्चन को टैकल करने लायक बनते जाएंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट सी के लिए। और पार्ट सी जो है वो CSIR नेट JRF निकालने के लिए बहुत जरूरी है, ये आप समझते ही हैं। इसके साथ में मैं आपको एक छोटी छोटी चीजें, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी बताना चाहूंगी। तो देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम कि सेल, चलो भाई हमने यहाँ पे ये बात कर ली कि ये तीनों पाथवे हैं, इसके थ्रू क्या होता है, सेल जो है वो डेथ हो जाती है सेल की, या प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब पता कैसे लगाएं कि सेल की डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो एक दो कुछ मतलब इंफॉर्मेशन है वो आप देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले मैंने बात की प्रोपिडियम आयोडाइड की। ठीक है, ये एक डाई है भाई, एक कलर रिएजेंट है पूरा का पूरा। ठीक है, ये प्रोपिडियम आयोडाइड जो है, अगर ये लिविंग सेल को देते हैं, लिविंग सेल को, तो लिविंग सेल क्या करती है भाई, इसका जो है ना ब्लू कलर होता है, प्रोपीडियम आयोडाइड का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। अगर मैं ये लिविंग सेल को दूंगी तो लिविंग सेल उसको बाहर निकाल देगी, इफ्लक्स कर देगी, बॉडी से अपने बाहर निकाल देगी, क्योंकि वो काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है, तो किसी भी बाहर के मटेरियल को अपने अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो यहाँ पे मुझे ब्लू कलर दिखाई नहीं देगा। जबकि जब हम डेड सेल को प्रोपीडियम आयोडाइड देंगे तो वो उसको इफ्लक्स नहीं कर पाएगी, और अगर नहीं कर पाएगी तो आपके ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है आपके सेल के बारे में पता लगाने के लिए कि वो सेल जो है मर चुकी है या जिंदा है। इसके बाद में आपने नाम सुना होगा टनल ऐसे किया जाता है, जिसके अंदर पूरा नाम है टर्मिनल डीऑक्सीयूरिडीन ट्रांसफरेज निक एंड लेबलिंग। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप ये देखिए, ये एक अपोप्टोटिक सेल है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये आपके डीएनए के टुकड़े हैं अलग अलग। ठीक है, अपोप्टोटिक सेल में ही तो डीएनए के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, एक नॉर्मल सेल में थोड़े ना डीएनए के बहुत सारे, मतलब अपोप्टोटिक सेल के कंपैरिजन में टुकड़े उतने नहीं होंगे आपके नॉर्मल सेल में, लेकिन अपोप्टोटिक सेल के अंदर यहाँ पे देखिए इस डीएनए के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो जब मैं इनको रेडियो एक्टिवली लेबल, ये स्टार मैंने किस चीज के लिए लगाया है, ये रेडियो एक्टिवली लेबल करके जब DUTPs दूंगी और यूरेसिल ट्रांसफरेज के साथ में, ये एंजाइम है जो इसको ट्रांसफर कर देगा किस पे, एंड पे। ये देखो एंड की लेबलिंग करनी है, किस पे कर देगा, एंड पे। तो यहाँ पे देखो ये DUTPs जो है, मतलब टनल ऐसे में हम क्या करते हैं, DUTPs देते हैं यूरेसिल ट्रांसफरेज के साथ। तो ये क्या करता है, डीएनए के एंड पे इन DUTPs को, जो कि आपके रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, आपने लैब से इनको रेडियो एक्टिवली लेबल करा के दिया है, तो ये इनको यहाँ पे बाइंड कर देगा। ठीक है, कहाँ पे बाइंड करता है ये डीएनए के एंड पे बाइंड करते हैं, निक एंड लेबलिंग। ठीक है, निक एंड है ना, तो उसके एंड पे बाइंड करते हैं। अब आप खुद बताओ रेडियो एक्टिविटी आपको किससे ज्यादा मिलेगी, एक डेड सेल से या एक लिविंग सेल से? लिविंग सेल में तो इतने टुकड़े होंगे ही नहीं ना इस सेल, इस डीएनए के, तो इतने ज्यादा DUTPs बाइंड ही नहीं करेंगे, तो जितने बाइंड करेंगे उतनी ही रेडियो एक्टिविटी आएगी। जबकि यहाँ पे इतने सारे टुकड़े हैं, इन सारे टुकड़ों से DUTPs बाइंड भी करेंगे और रेडियो एक्टिविटी शो भी करेंगे। तो एक तरीका है टनल ऐसे आपके पता लगाने का कि आपकी सेल जो है वो मर चुकी है, प्रोग्राम सेल डेथ उसमें हो चुकी है या नहीं हुई है। ठीक है, ये दो तरीके हो गए, प्रोपीडियम आयोडाइड देके देख लो या टनल ऐसे करके देख लो। इसके बाद एक तरीका होता है फॉस्फेटाइडल सेरीन। ठीक है, ये फॉस्फेटाइडल सेरीन जो है, पहली बात तो इसका चार्ज कैसा होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, आपने सुना होगा कि भाई ये देखिए मैं बना देती हूँ यहाँ पे, ये पूरी की पूरी सेल है। ठीक है,
ये सेल है, इसकी बाहरी लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब हम लिविंग मतलब आपके एनिमल सेल की बात करें तो आउटर कवरिंग क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की बात करूंगी तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, सेल वॉल होगी। यहाँ पे मैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसको लिपिड बाइलेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसमें लिपिड भी होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लेकिन ये कितनी लेयर है, 2 लेयर प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे ये 2 लेयर आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये वाली जो है ये आउटर लेयर बोल दूं मैं, और ये वाली इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली लेयर बोल दूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये 2 लेयर प्रेजेंट है। इसके कौन से लीफलेट में प्रेजेंट होता है, नॉर्मली ये इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर ये कभी कभी बाहर चला जाए, भाई प्रोटीन है इधर से इधर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इधर से ये इधर जब जाता है तो जब तक सेल लिविंग है वो वापस उसको क्या करती है, अंदर की तरफ खींच लेती है, वापस उसको बताती है कि भाई तुमको अंदर आना है, इनर लीफलेट के मटेरियल हो, तुम बाहर नहीं जाओ, ठीक है। तो वापस उसको क्या करती है, वो अंदर की तरफ खींच लेती है। लेकिन जब सेल डेड है, ठीक है, तो क्या वो उसको पुल कर पाएगी अंदर की तरफ, नहीं कर पाएगी। तो जो डेड सेल होगी उसके अंदर फॉस्फेटाइडल सेरीन आपको कहाँ मिलेगा, वो बाहर ही मिलेगा। इसकी टेंडेंसी होती है कि ये अंदर से बाहर ऐसे जंप करते रहते हैं, लेकिन जब सेल लिविंग है तो वो वापस उसको अंदर कर लेती है। लेकिन जब सेल डेड हो चुकी है तो वो उसको बाहर से अंदर नहीं ला पाएगी, और ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको फिर बाहर की तरफ ही प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। ये देखो ये रहा फॉस्फेटाइडल सेरीन, ये रहा फॉस्फेटाइडल सेरीन, ये रहा फॉस्फेटाइडल सेरीन। और अब आप इसको एनेक्सिन 5 प्रोटीन देके देख लो, ये रिसेप्टर की तरह बाइंड कर सकता है किससे, फॉस्फेटाइडल सेरीन से। क्योंकि ये एनेक्सिन 5 जो है वो फॉस्फेटाइडल सेरीन से एफिनिटी शो करता है, इसलिए वो उससे बाइंड कर सकता है। तो अगर किसी सेल के अंदर एनेक्सिन 5 दिया मैंने, और ये देखो बाइंड कर गया, एक बाइंड कर गया, यहाँ पे दूसरा बाइंड कर गया, ये तीसरा बाइंड कर गया, चौथा बाइंड कर गया, ये देखिए पांचवा भी बाइंड कर गया और छठा भी बाइंड कर गया, मतलब अच्छे खासे अमाउंट में एनेक्सिन 5 ने बाइंड कर लिया। तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगी, एनेक्सिन 5 बाइंड कर लिया, मतलब आपके फॉस्फेटाइडल सेरीन कहाँ है, आउटर लीफलेट पे ही प्रेजेंट है, उसी से तो बाइंड करता है ये। तो इसने बाइंड किया, इसका मतलब फॉस्फेटाइडल सेरीन कहाँ प्रेजेंट है, आउटर लीफलेट में प्रेजेंट है। और आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होने का सिंपल मीनिंग है कि सेल जो है अब मर चुकी है या उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखो 3 तरीके, प्रोपीडियम आयोडाइड देके देखेंगे, टनल ऐसे करके देखेंगे, और एक फॉस्फेटाइडल सेरीन के थ्रू हम देख लेंगे, ठीक है। तो इन सब के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि सेल जो है वो डेड हो चुकी है या नहीं, ठीक है। तो अभी हम देखें अगर, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा खत्म होता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मतलब इस पूरे प्रोग्राम में बने रहिए, और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और आगे के लेक्चर जो है वो भी देख पाए। क्लियर। तो इसके बाद में ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। ये पार्ट 2 था, मैं फिर से बता देती हूँ, प्रोग्राम सेल डेथ या अपोप्टोसिस का। ये हमारी पूरी सीरीज जो है सेल बायोलॉजी के लेक्चर्स की चल रही है। इसमें मैं एक एक करके आपके सेल बायोलॉजी के लेक्चर्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड कराऊंगी। बस आप जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बने रहिए इसी चैनल के ऊपर। CSIR नेट JRF 2023 जून वाला अटेम्प्ट हमारा निकालने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।